दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है खिदमती। खिदमती क्या होता था? तो ये पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिया जाने वाला कर खिदमती कर होता था। रड़ाका भूमि क्या थी? तो सुल्तानों के अधीनस्थ दोस्तों हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि रड़ाका भूमि थी। भाओली किसे कहा जाता था? तो ये भू राजस्व की आकलन पद्धति थी भाओली। और सवार ए कल्ब ये जो था ये आप जान लीजिए कि ये केंद्रीय सेना होती थी, सवार ए कल्ब। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन देखिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित दर्रों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे दक्षिण कौन है, उसके बाद सबसे उत्तर कौन है। तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर जो सही क्रम है, सबसे दक्षिण में साउथ में सिपकीला दर्रा यानी नंबर 1 पे हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 कर लेते हैं। उसके उत्तर में देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो सबसे दक्षिण में सिपकीला दर्रा, उसके उत्तर में बनिहाल दर्रा यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके उत्तर में क्या हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सबसे उत्तर में काराकोरम दर्रा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही कूट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं? इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब और जॉर्डन। इसमें से आपको बताना है कि कौन से देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि सऊदी अरब की सीमा जो है ये सीरिया को स्पर्श नहीं करते हैं। सीरिया की सीमा इजराइल, लेबनान, इराक, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की से लगी हुई है। तो 1, 2, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आराम से देख लीजिए कि सीरिया की सीमा इजराइल, लेबनान, इराक, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है कि भारत में राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य महाभियोग प्रावधान में मुख्य अंतर क्या है? देखिए पहला है भारत में महाभियोग का प्रावधान केवल निम्न सदन द्वारा आरंभ किया जाता है, वहीं अमेरिका में केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन में आरोपित किया जा सकता है। ये सही नहीं है। दूसरा कथन है कि भारत में महाभियोग केवल भारतीय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर शुरू किया जाता है, वहीं अमेरिका में राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य कोई बड़े अपराध के आधार पर भी लगाया जा सकता है। तो ये आपका सही है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें भारत में अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर और अमेरिका में राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य किसी बड़े अपराध के आधार पर लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में जो महाभियोग है केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो केवल कथन 2 आपका सही है। यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीजे के बारे में देखिए पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक निकाय है। तो ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक निकाय है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा
5 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो इसमें केवल 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और यहाँ पर आप जान लीजिए इनके न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 आपके कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल कथन 1 सही है, 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं बल्कि ये 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत योजना जो 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से तबाह हो गई थी, वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित थी। तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड के चमोली जिलों में धौली गंगा नदी पर ये जो जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है तपोवन विष्णुगाड, ये धौली गंगा नदी पर स्थित थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये 7 फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने से तबाह हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन यानी गलत कथन चुनना है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए कि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और डीएनए में थायमिन बेस की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ऊपर के 3 कथन ए बी सी आपके सही है। चौथा कथन जो है कि डीएनए में थायमिन बेस की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये सही नहीं है क्योंकि आप जान लीजिए कि यूरेसिल बेस आरएनए में पाया जाता है न कि डीएनए में। तो ऑप्शन डी आपका सही कथन नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपसे असत्य कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं। जेलीफिश, सिल्वर फिश, कैटफिश और डॉगफिश, इसमें से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कैटफिश, देखिए कैटफिश, डॉगफिश, इसके अलावा पाइप फिश, पैडल फिश, ग्लोब फिश और गोल्ड फिश ये वास्तविक मछलियों के उदाहरण हैं। जबकि आप जान लीजिए कि जेली फिश निडेरिया और सिल्वर फिश कीट वर्ग से संबंधित है। तो जेली फिश नाम तो फिश है लेकिन और सिल्वर फिश ये दोनों वास्तविक मीन या मछलियां नहीं हैं। वास्तविक मछलियां आपके 3 और 4 हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि टेम्स नदी यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि टेम्स नदी नहीं बल्कि सेबर्न नदी ये यूके की सबसे लंबी नदी है और टेम्स दूसरी सबसे लंबी नदी है यूके की। इसके अलावा दूसरा कथन जो दिया गया है कि लंदन और ग्लासगो जलपोत निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये आपका सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। केवल 2 आपका सही हो जाएगा क्योंकि आप जान लीजिए, याद कर लीजिए एक महत्वपूर्ण तथ्य कि यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेबर्न नदी है, टेम्स नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है और यूके की राजधानी लंदन जो है ये टेम्स नदी पर स्थित है और लंदन और ग्लासगो जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में सही है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में सही है, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली ये भी आपका सही सुमेलित है, सूर सरोवर मथुरा ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि सूर सरोवर ये आगरा जिले में स्थित पश्चिम बिहार है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूर सरोवर आगरा में है न कि मथुरा में। और आप जान लीजिए कि सूर सरोवर 2020 में एक रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और यहाँ पर ये देखिए विभिन्न पुस्तकालय और इनके स्थापत्यकर्ता इनका सूची 1 से सूची 2 में मिलान कराना है और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है। बैतुल उलूम पुस्तकालय इसकी स्थापना जेबुन निसा के द्वारा की गई थी।
खैरुल मनाजिल मस्जिद सह मदरसा, इसकी स्थापना माहम अनगा जो कि अकबर की धाय माँ थी उसके द्वारा किया गया था। शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना हुमायूं के द्वारा, और आगरा का राजकीय पुस्तकालय अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। सूची 1 में सूफी संत और सूची 2 में उनके सिलसिला है, जिससे आपका सूफी संतों का उनसे संबंधित सिलसिलों से सुमेलन कराना है। बख्तियार काकी ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे, ए का चौथा हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सिलसिला से संबंधित रहे हैं। सरफुद्दीन याहिया मनेरी ये आपके फिरदौसिया सिलसिला से, और ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित रहे हैं। तो 4, 1, 2 और 3 यहाँ पर देखिए 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सिजदा और जमीबोशी की प्रथा जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है कोर्निश की शुरुआत हुमायूं ने की। तीसरा है तस्लीम की शुरुआत अकबर ने की थी, और चौथा है 4 तस्लीम प्रथा शाहजहां ने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, मुगल दरबार में सबसे पहले अकबर द्वारा सिजदा और जमीबोशी की शुरुआत की गई थी, तो पहला कथन आपका गलत है। कोर्निश आप देख लीजिए कि कोर्निश जो है इस प्रथा की शुरुआत हुमायूं ने की थी, जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाते थे। तो कोर्निश की शुरुआत हुमायूं ने बिल्कुल सही है। और इसके अलावा दोस्तों 4 तस्लीम प्रथा की शुरुआत या तस्लीम प्रथा जो थी, इसमें 4 तस्लीम प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी, जिसमें व्यक्ति दायां हाथ जमीन पर रखकर हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए खड़ा होकर तलहटी को सिर के ऊपर रखता था। तो यहाँ पर देखिए, हाँ आप देखिए कोर्निश की शुरुआत हुमायूं ने की थी और 4 तस्लीम प्रथा शाहजहां ने प्रारंभ की थी। तो 2 और 4 आपके सही हैं, 1 और 3 गलत हैं। तो कौन से कथन सही हैं? 2 और 4। अगला प्रश्न भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित है। देखिए, बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2020-21 में ये 9.5% था। बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि राजकोषीय घाटा को वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% पर लाने का लक्ष्य है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सी 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, मिन्हास के तबकात-ए नासिरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण मिलता है। बिल्कुल सही है। और वंश की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश ने सबसे कम शासन किया, तो ये गलत है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, ये देखिए गलत है। और सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, सही है। तो इसमें 1 और 4 आपके कथन सही हैं। क्यों? देख सकते हैं, मिन्हाज ने अपनी रचना तबकात-ए नासिरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। और आप जान लीजिए, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश और सबसे कम शासन खिलजी वंश का था। तो सैयद वंश नहीं बल्कि खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। दोस्तों, शासकों में बहलोल लोदी ने 38 वर्ष सर्वाधिक समय तक शासन किया था, और इसके बाद फिरोज तुगलक 37 वर्ष का स्थान आता है। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो 1 और 4 आपके सही हैं। देखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आइए देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। सूर्यसेन के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूर्यसेन चटगांव जिला कांग्रेस समिति के सचिव थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। और वो कलकत्ता के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 आपका कथन सही हो जाएगा। और आप सूर्यसेन के बारे में जान लीजिए, सूर्यसेन चटगांव जिला कांग्रेस समिति के सचिव थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग किया था और वे चटगांव के राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक थे।
ये कलकत्ता में नहीं बल्कि चटगांव के राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक थे। उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए वर्ष 1926 से 1928 तक जेल भेजा गया और वे कविता प्रेमी थे और टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम से प्रभावित थे। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के धावे के दौरान नेतृत्व कार्य की भूमिका निभाई थी और इनको मास्टरदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक अदालत के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में की गई है, सही है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है, सही है। और लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पर बाध्यकारी होते हैं, सही है। तो आप जान लीजिए कि 1, 2, 3 यानी तीनों कथन लोक अदालतों के संबंध में सही हैं। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में स्थापित की गई हैं और इसका निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला है कि देखिए, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा और दूसरा कथन है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायिका कंपनी YIAPL द्वारा किया जाएगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, नोएडा जो है इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का दूसरा नहीं बल्कि पहला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, न कि दूसरा। ये आपका गलत हो गया। और दूसरा कथन सही है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायिका कंपनी YIAPL द्वारा किया जाएगा। केवल 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है। सही उत्तर जो है सुमेलन करके आपको बताना है। ध्वनि के स्रोत और उनकी तीव्रता का मिलान करना है। फुसफुसाहट की तीव्रता कितनी होती है? तो आप जान लीजिए, फुसफुसाहट की तीव्रता 15 से 20 डेसिबल होती है। आर्केस्ट्रा की 110 से 120 डेसिबल होती है। ट्रक की तीव्रता या ध्वनि तीव्रता 90 से 95 डेसिबल और यंत्र कारखाने की 100 से 110 डेसिबल ध्वनि तीव्रता होती है। तो 1, 2, 4 और 3 यहाँ पर देखिए, 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्गन। तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी 2 और 3 ये आपके सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, परमाणु शक्ति केंद्र और राज्यों का सुमेलन कराना है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। कैगा कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में स्थित परमाणु शक्ति का प्रमुख केंद्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिलान है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें सूची 1 में पर्वत निर्माणकारी युग और दूसरा है पर्वत कि किस युग में किस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली, कैलिडोनियन युग में दोस्तों पूर्वी घाट का, और हर्सिनियन युग में सतपुड़ा पर्वत का, और टर्शियरी युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। 1, 3, 2, 4 देखते हैं। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें NTPC परियोजना और उनसे संबंधित प्रदेशों का मिलान करना है। रिहंद NTPC परियोजना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोरबा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहलगांव याद रखिएगा बिहार में है। और तलचर ये उड़ीसा में स्थित NTPC की परियोजना है। तो 2, 1, 4, 3 देखते हैं। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रवाल निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? आपको बताना है। पोरीफेरा, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा या प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रवाल जो हैं ये किस संघ के जीव हैं? तो उत्तर है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी। दोस्तों प्रवाल जो हैं ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सही नहीं है क्योंकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि आप जान लीजिए कि लिम्पोपो नदी दोस्तों साउथ अफ्रीका में स्थित है और ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए कहाँ पर, ये हिंद महासागर में गिरती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को नहीं बल्कि मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और ये हिंद महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 4 विकल्प हैं मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में। मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में चाकला नामक इकाई के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में चाकला नामक इकाई की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों सरकार और परगना के बीच चाकला नामक इकाई की स्थापना की गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में की गई थी। और इस इकाई की स्थिति सरकार और परगना के बीच थी, तो बिल्कुल सही है। और यह इकाई सरकार के समतुल्य थी तथा सरकार पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करती थी, तो ये भी गलत है क्योंकि मुगल काल में जिला प्रशासन को सरकार का नाम दिया गया था जिसका विभाजन अनेक परगनों में होता था। तो 1, 2 और 4 गलत हैं, केवल 3 आपका सही उत्तर है। कूट पे आते हैं, केवल 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपके पास देखिए 3 कथन दिए गए हैं। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाना और देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित और सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही है। इसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का स्थान लिया और 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल सही है। और विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय, अर्जन और खर्च पर सबसे पहले डिफेंस रूल 1939 के अंतर्गत नियंत्रण लाया गया था, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि रामानुजाचार्य को समर्पित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथ द्वारा में निर्माणाधीन है, तो बिल्कुल सही है। और स्टैचू ऑफ पीस महावीर स्वामी को समर्पित है जो कि राजस्थान में है, तो ये आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टैचू और इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो तेलंगाना में है और ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में निर्माणाधीन है, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ पीस जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की प्रतिमा है, न कि महावीर स्वामी की। तो 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला कौन सा है? ये है कानपुर मेट्रो नेटवर्क। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए कि डबल टी गर्डर का प्रयोग करने वाला दोस्तों कानपुर मेट्रो जो है ये पहला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए पोचमपल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। और तीसरा कथन है कि यह अपनी इकत शैली की सिल्क साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों कि पोचमपल्ली जो है इसको भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है। 18 अप्रैल 1951 को यहीं से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ द्वारा दिया गया है, न कि यूनेस्को द्वारा। दोस्तों पोचमपल्ली ये तेलंगाना में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये अपनी जान लीजिए कि इकत सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक थे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।